हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज भी हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आप न्यूज़पेपर जब भी ओपन करोगे आपको एक केस ज़रूर मिलेगा, दैट इज़ अबाउट द हूज ट्रेजिडी। तो किस वजह से होती है उसका आंसर आज आपको इस लेक्चर के अंदर मिल जाएगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मिथेनॉल। तो सारे टाइप के इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। देन यू शुड नो कि ये किसकी वजह से होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मिथेनॉल, CH3OH। अगर कोई मिथेनॉल को कंज्यूम कर लेता है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है लीवर के अंदर, और एक एंजाइम होता है वहाँ पे, दैट इज़ डीहाइड्रोजिनेस। डीहाइड्रोजिनेस इसको मिथेनॉल को मिथेनल में कन्वर्ट कर देता है और वो सेल को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम इम्पैक्ट होता है। कौन से वाला स्पेसिफिकली? तो ऑप्टिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्लाइंडनेस हो जाती है एकदम से। और अगर ज़्यादा एक्सट्रीम में कंजप्शन कर रखी हो तो उस पर्सन की डेथ भी देखने को मिलती है। तो ब्लाइंडनेस टू डेथ इसमें हो सकती है। अब जितने भी इथेनॉल होते हैं उनको हमें इंडस्ट्री में यूज़ करना होता है, पर कोई उसको अपनी जेब में डाल के घर ना ले जाए, तो उस वजह से हमें इसके अंदर मिथेनॉल को ऐड करना पड़ता है। मतलब हमने क्या किया, इथेनॉल को डीनेचर कर दिया। तो डीनेचर की जब भी बात होगी तो इथेनॉल के अंदर हम मिथेनॉल की एडिशन कर देते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे यूजेस रहते हैं मिथेनॉल के। अब मिथेनॉल की एक और फॉर्म होती है, दैट इज़ द मिथेनल। अभी पढ़ा हमने मिथेनल के बारे में। यहाँ पे अल लग चुका है तो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप की बात हो रही है। जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, HCHO। ये अब इसका फॉर्मूला बन चुका है। तो इसको हम कॉमनली बोल देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड हम किसको बोलेंगे? HCOH को, दैट इज़ नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसका 40%, जो 40% फॉर्मेल्डिहाइड है उसका हम एक्वा सोल्यूशन अगर बना लेते हैं तो उसको हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। और इस 40% फॉर्मेल्डिहाइड को हम फॉर्मालिन भी कहते हैं। जितनी भी ये डेड बॉडीज़ वगैरह होती हैं उनको स्टोर किया जाता है इनसाइड फॉर्मालिन। पावरफुल डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इसको यूज़ किया जा रहा है, एंटीसेप्टिक की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है, इवन डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। या जितने भी आपने बॉटनी या फिर जूलॉजी की लैब में ऐसे स्पेसिमेंट्स देखे होंगे लगे हुए, और एक लिक्विड डला होता था उसके अंदर, तो दैट लिक्विड वॉज फॉर्मालिन, यानी कि 40% फॉर्मेल्डिहाइड। इवन जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेशन, सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं तो उसको साफ़ करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए भी हम 40% फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि जो हमारा फॉर्मालिन है उसी का यूज़ करते हैं। और पेंट और डाइज में भी इसका यूज़ किया जाता है। एसीटल्डिहाइड, जैसे एसिटिक एसिड था जिसको हम सिरके के अंदर यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे 2 कार्बन थे, उसी तरह से अब एक फॉर्मूला और आ जाएगा CH3CHO, इसको हम एसीटल्डिहाइड बोल देते हैं। तो जब इथेनॉल को हम कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं, तो उस केस में जैसे मिथेनॉल का मिथेनल बना था, अब इथेनॉल का इथेनल बन जाता है। ये हमारे डीएनए डक्ट्स, जो डीएनए पढ़ा था हमने डबल स्ट्रैंडेड था, इन स्ट्रैंड्स के साथ कनेक्ट कर जाता है। और जब ओवर यूज़ किया जाता है, बार बार अल्कोहल को रेगुलरली कंज्यूम किया जा रहा है, तो कैंसर लाइक सिचुएशन भी उसमें बन सकती है। तो एसीटल्डिहाइड जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए कार्सिनोजेनिक होता है। तो इथेनॉल जब किस में कन्वर्ट होता है? इथेनल के अंदर, और ये इथेनल बॉडी के बाहर नहीं जा रहा है, तो उस वजह से क्या होगा? कैंसर लाइक सिचुएशन भी बन सकती है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसे होते हैं जो कि एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO को प्रोड्यूस करते रहते हैं। और स्टमक एंड कोलोन कैंसर, कोलोन किसका पार्ट था? तो कोलोन वाज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो पेट के कैंसर और इस आंत, बड़ी आंत होती है, उसके कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर रहे हैं या फॉर्म कर रहे हैं एसिटल्डिहाइड को, इथेनॉल को इथेनल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। और एसिटल्डिहाइड हमारी बॉडी के लिए कार्सिनोजेनिक होता है। एसीटोन की अगर बात करें तो इसको हम वॉलेटाइल कंपोनेंट की तरह यूज़ करते हैं। मतलब जब पेंट आप अप्लाई करते हो तो पहले वो गिल्ला होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको वो गिल्ला दिखाई देगा, बट उसके बाद थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा सूख चुका होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने यूज़ किया था एसीटोन। अब एसीटोन जो होगा, एसीटोन का यूज़ रहेगा जब भी हम पेंट्स वगैरह के यूज़ करेंगे। और काफ़ी हैवी ड्यूटी डिग्रीज़र है, मतलब ग्रीस वगैरह अगर लग जाए तो उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो। और पेंटिंग से पहले जो अप्लाई करी जाती है चीज़, वो भी क्या रहती है? आपकी एसीटोन रहती है। रबर जब बनता है तो वहाँ पे भी हम एसीटोन का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल लेदर, लेदर की तरह दिखाई देता है पर लेदर नहीं होता, तो आर्टिफिशियल लेदर जब बनता है वहाँ पे भी हम एसीटोन का यूज़ करते हैं।
और इवन बहुत सारे प्रेशियस इक्विपमेंट्स को अगर हमें साफ़ करना है, नेल पॉलिश को अगर रिमूव करना है, तो उस केस में भी हम एसीटोन का यूज़ कर सकते हैं। अब इथेनोइक एसिड की अगर बात करें, एसिटिक एसिड भी जिसे बोलते हैं CH3COOH, तो 5 to 8% सॉल्यूशन ले लेना अगर एसिटिक एसिड का वाटर के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं विनेगर। सिरका जो होता है तो उसके अंदर कितना एसिटिक एसिड डाला होता है, पानी के अंदर 5 से 8% उसमें एसिटिक एसिड डाल दिया होता है। जो प्योर एसिटिक एसिड होता है उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो प्योर वाली फॉर्म होती है, यानी कि 100% क्या है, इथेनोइक एसिड है। फॉर्मिक एसिड की अगर बात करें, फॉर्मिक मतलब HCOOH, मिथेनोइक एसिड भी इसको बोल देते हैं, एक ही कार्बन आपको दिखाई देगा। और मैंने बताया था आपको, जब भी COOH ग्रुप लग जाएगा तो उसको हम बोल देते हैं अनोइक लग जाता है लास्ट में। तो जो चींटियाँ होती हैं जब वो काटती हैं तो उनसे एक छोटा सा वैनम निकलता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिका लेटिन लैंग्वेज के अंदर, और ये इसी से नाम डिराइव हुआ है फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है आपका, उसको हम सिरके में भी देखते हैं, क्योंकि जो एसिटम है वो लेटिन टर्म है और उसी से इसका नाम बना एसिटिक एसिड। वैसे ब्यूटायरिक एसिड हमें बटर वगैरह में मिल जाता है, और लेटिन लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो बटर को बोलते हैं ब्यूटायरम। तो ये देखो नाम भी यहाँ पे काफ़ी मैच करते हुए आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी जो होती है ये कार्बन की ही एक प्रॉपर्टी है, जिसमें वो क्या दिखाते हैं कि जो केमिकल एलिमेंट्स होंगे, जो भी एलिमेंट है उसके अंदर, वेदर इट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, वो सारे सेम रहेंगे, पर उनकी जो फिजिकल स्टेट होगी दैट विल वेरी। फिजिकल स्टेट क्या होगी, वो वेरी करेगी, पर केमिकल स्टेट सेम होगी। मतलब अगर इन कंपाउंड्स को आप देखोगे तो ये देखो, ये ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी कार्बन है, हाइड्रोजन भी है। पिंक वाले में भी कार्बन हाइड्रोजन दोनों मिलेंगे, ग्रीन वाले में भी कार्बन हाइड्रोजन दोनों मिलेंगे, ग्रेफाइट में भी आपको कार्बन हाइड्रोजन दोनों मिलेंगे। बट फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा कि इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट दिखेगी। जैसे अगर फर्स्ट इस इमेज को आप देखते हो फलरेंस को, तो इसकी इमेज आपको फुटबॉल की तरह दिखेगी। नैनो ट्यूब की आपको कहीं ना कहीं ट्यूब की तरह दिख रही है, ग्रेफाइट की काफ़ी जिगजैग सी दिखाई दे रही है, ग्राफीन की काफ़ी सीधी सी दिखाई दे रही है। शेप डिफरेंट है, पर जो केमिकल एलिमेंट्स हैं इनके अंदर, जो भी एलिमेंट इनमें लगे हुए हैं वो सारे सेम हैं। तो केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, पर उनकी जो अरेंजमेंट है, फिजिकल अरेंजमेंट है एटम्स की, वो डिफरेंट होती है, जिस वजह से ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बताते हैं। अगर मैं एक तरफ डायमंड को ले लूँ और दूसरी तरफ ग्रेफाइट को ले लूँ, तो इन दोनों को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट दिखेंगे, पर इनका जब केमिकल फॉर्मूला देखोगे तो बिल्कुल सेम दिखेगा। तो अब वन बाय वन देखते हैं कि एलोट्रोप जो होते हैं कार्बन के, वो किस किस तरह के हमें मिलते हैं। तो दो फॉर्म्स हमें इसकी मिलती हैं, दो टाइप्स मिलती हैं, एक है क्रिस्टेलाइन और दूसरा है अमरफस। क्रिस्टेलाइन का मतलब है कि कोई सिमिट्री है, वो बिल्कुल रेगुलर है। रेगुलर को कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक एटम है, एक ये है और एक ये है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर सिमिट्री। रेगुलर फॉर्म के अंदर हमें डायमंड मिलेगा, ग्रेफाइट मिल जाएगा, फलरेंस मिलेगी, ग्राफीन मिलेगी। ये देखो फलरेंस की प्रॉपर एक केज लाइक अपीयरेंस आपको दिखाई देगी, फुटबॉल लाइक अपीयरेंस दिखाई देगी, प्रॉपर वे में जो आपके एटम्स हैं उनको अरेंज किया गया है। डायमंड में भी सेम होगा। ग्रेफाइट अगर देखोगे, ये देखो यहाँ पे भी प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ग्राफीन में देखोगे प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। फलरेंस, नैनो ट्यूब, सब में हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो दीज फॉर्म्स आर द क्रिस्टेलाइन फॉर्म्स। वहीं पे अब मर्फस की बात करेंगे तो जैसे कोल आ जाता है इसके अंडर, चारकोल आ जाता है, कोक आ गया, लैम्प ब्लैक आ गया, गैस कार्बन आ गया। तो यहाँ पे मान लो एक बेंजीन कुछ ऐसा दिख रहा था आपको, पर दूसरा बेंजीन कुछ ऐसे दिखेगा, तो यहाँ भी आपको देख रहे हो कि इरेगुलरिटी आ रही है, बराबर नहीं है चीज़ें। अब तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं अमरफस फॉर्म। इसके अंडर कोल, चारकोल, कोक, लैम्प ब्लैक, गैस कार्बन एट्सेट्रा ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे डायमंड जो होता है ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जब बहुत टाइम तक हमारे जो प्लांट हैं या ऑर्गेनिक मैटर हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये अंडर प्रेशर रहते हैं। ऊपर से ज़मीन गिर आती रही इसके ऊपर लैंडस्लाइडिंग की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, ऊपर से पेड़ गिर गए, वो वैसे ही पड़े रहे तो ये भी डिग्रेड कर जाएंगे। तो अंडर प्रेशर रहता है कार्बन, और जब अंडर प्रेशर रहता है तो उससे बन के आती है डायमंड। ठीक है, तो डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस आपको मिलेगा, काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है, और इसको जब एब्रेज किया जाता है, जब इसको शेपिंग दी जाती है ना, तो उसमें हम वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर जो है अंडर वेरी हाई प्रेशर बहुत अच्छी कटिंग हमें प्रोवाइड करता है, बहुत शार्प कट और क्लीन कट प्रोवाइड करता है। और जो डायमंड है, अगर इंस्ट्रूमेंट इसको आप देखोगे इलेक्ट्रिकल अपरेटस के अंदर, तो एज अ इंसुलेटर यूज़ किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर वहीं पे अगर हीट की फॉर्म के लिए देखोगे तो हीट ही अपने में से कंडक्ट कर पाता है।
इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देखोगे तो नहीं कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, मतलब इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रहा है। पर वहीं पे अगर हीट की फॉर्म देखोगे तो हीट में थर्मल कंडक्टर की तरह यूज़ कर रहा है। थर्म मतलब टेम्परेचर की बात करी जा रही है, तो हीट का कंडक्टर की तरह यूज़ करता है। वहीं पे ग्रेफाइट, केमिकल फॉर्मूला ग्रेफाइट का भी डायमंड का भी सेम है, पर फिजिकल अरेंजमेंट जो है एटम की वो डिफरेंट है। और तो ग्रेफाइट जो है ये सॉफ्टेस्ट आपको मिलेगा, है तो कार्बन की ही फॉर्म पर सॉफ्ट मिल रहा है यहाँ पे आपको। काफ़ी अच्छे ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है। ओपेक है, मतलब पारदर्शी नहीं आपको मिलेगा, जैसे डायमंड था ना, एक तरफ से देखोगे दूसरी तरफ का आपको दिख जाएंगी चीज़ें, पर ये जो ओपेक है यहाँ पे धुंधली सी दिखेंगी चीज़ें। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है ग्रेफाइट, पर थर्मली इंसुलेटर है, मतलब हीट वगैरह अपने में से पास नहीं करेगा, जबकि डायमंड का केस बिल्कुल उल्टा था इससे। उसके बाद कार्बन की नैनो ट्यूब्स हमें मिल चुकी हैं, ठीक है। ये नैनो टेक आप जब पढ़ते हो तो उसके अंदर हम सारी चीज़ें देखते हैं। नैनो टेक मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर्स, नैनोमीटर्स, तो बहुत छोटी फॉर्म है मीटर की। तो ये जो आपकी ग्रेफीन वगैरह है, अगर ग्रेफाइट की आप छोटी सी लेयर उठा लेते हो उसमें आपको बहुत सारे ग्रेफीन के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में हम इसका यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आता है फलरेंस। फलरेंस का C60 रहता है, जो इसका हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये भी कार्बन का ही एक एलोट्रोप है। केज शेप है, अभी आपने देखी थी ये ब्लू वाली जो थी, दिस वाज केज शेप या फुटबॉल लाइक अपीयरेंस इसकी आपको मिल जाएगी। और इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड की अगर बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं काफ़ी ऑर्डर्ड होते हैं। ये देखो अब इस इमेज को, बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज्ड एटम्स आपको दिखाई देंगे, जबकि अमorphous में अगर देखोगे तो आपको आगे पीछे एटम्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब इरेगुलर मैनर में यहाँ पे इनको अरेंज किया गया है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर 3D एटॉमिक स्ट्रक्चर इनका जब देखोगे तो हाईली ऑर्डर्ड है, पर वहीं पे अमorphous को देखोगे तो काफ़ी डिसऑर्डर्ड हैं, इरेगुलर तरीके से एटम्स अरेंज आपको मिल जाएंगे। एक प्रोसेस आती है जिसका नाम है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका क्या ग्रुप था COOH, ये कंबाइन कर जाता है अल्कोहल्स के साथ। जब भी कंबाइन करेगा तो हमें थोड़ी सी ड्रॉप्स चाहिए होंगी सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 की, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर की काफ़ी स्वीट स्मेल आती है, तो परफ्यूम्स वगैरह में भी इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एस्टर्स को, और फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी यूज़ कर लेते हैं एस्टर्स को। तो इसकी अगर केमिकल रिएक्शन देखोगे तो इस तरह से आपको दिखेगी, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस वन इज़ अल्कोहल, और जब इसकी एस्टेरिफिकेशन करी, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें हमने ऐड किया, तो इट विल फॉर्म एस्टर। एस्टर जो है ये C+O और सिंगल बॉन्ड O, और इसके साथ फिर से यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा, इस तरफ भी CH3 है, या लंबी चेन भी हो सकती है। तो ये ग्रुप हमेशा बीच में लगेगा एस्टर की जब भी बात करेंगे, और साथ में वाटर निकल जाता है। तो इसको हम जस्ट बिकॉज इसकी काफ़ी स्वीट सी स्मेल होती है तो इसको हम परफ्यूम्स में यूज़ कर लेते हैं, आपके फ्लेवरिंग एजेंट की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। वहीं पे अगर एस्टर में वाटर ऐड कर दिया जाए, अगर ये मान लो हमारे पास ग्रुप है, इसके अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया, तो हमारे पास दोबारा से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी कि पानी के ब्रेकडाउन से एस्टर की भी ब्रेकडाउन हुई और दो डिफरेंट कंपाउंड्स बन गए। तो मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, चेंज हो सकती है। एस्टर्स को कहाँ कहाँ यूज़ करोगे, जस्ट बिकॉज इसकी स्वीट स्मेल है तो फूड फ्लेवरिंग वगैरह में इसका हम यूज़ कर लेते हैं। दे आर ऑल्सो वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। प्लास्टिसाइज़र, प्लास्टिसाइज़र मतलब जो आपके ये टॉयज़ वगैरह होते हैं ना, प्लास्टिक के जो बने होते हैं, काफ़ी इलास्टिसिटी होती है इनके अंदर, तो प्लास्टिसाइज़र की फॉर्म में भी इनको हम यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका सोप्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सोप जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, तो ये सोडियम यानी कि Na या फिर पोटेशियम यानी कि K, इनके सॉल्ट्स होते हैं, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि COOH ग्रुप आपको हर एक सोप के फॉर्मूले में मिलेगा, पर उनमें दो चीज़ें होंगी, वन इज सोडियम एंड पोटेशियम। डिफरेंट टाइप के सोप बनेंगे, सोडियम जब एडिड है तो डिफरेंट टाइप का सोप, पोटेशियम जब एडिड है तो डिफरेंट टाइप का सोप। उसके बाद स्ट्रक्चर अगर देखोगे सोप मॉलिक्यूल का, तो दो पार्ट्स होते हैं हर एक सोप के मॉलिक्यूल में। एक रहता है आयनिक पार्ट, आयनिक पार्ट को हम हाइड्रोफिलिक पार्ट भी बोलते हैं, यानी कि ये पानी के अंदर सॉल्यूबल रहेगा, वाटर सॉल्यूबल है। वहीं पे एक आपको लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन मिलेगी, मतलब कुछ इस तरह से CH2 CH2 CH2, इस तरफ तो COONA लगा हुआ है ना, ये जो आपको स्टार्टिंग में बताया, और इस तरह पूरी एक लंबी चेन लगी होगी CH2 CH2 और लास्ट में जाके CH3। लगभग 17 से ज़्यादा ही आपको कार्बन मिलेंगे, 17 मिनिमम बोल सकते हो और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने दो पार्ट्स देखे सोप के, एक देख लिया आयनिक वाला जिसको हम हाइड्रोफिलिक बोलेंगे, मतलब जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, और ये जो लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन हमने देखी, ये वाला जो होगा ये नॉन आयनिक रहेगा, हाइड्रोफोबिक है नेचर में, तो मतलब ये पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं करता है। नाउ दिस इज़ हाउ इट अपीयर। अब देखते हैं कि ये डर्ट को कैसे साफ़ करता है, जो भी सोप होते हैं ये कैसे डर्ट को साफ़ कर पाते हैं। कंसीडर एन एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई टी शर्ट है, इसके ऊपर यहाँ पे डर्ट लगी हुई है। तो डर्ट किसकी बनी होती है? जनरली लिपिड्स की बनी होगी, उसके ऊपर फैट होगा, ऑयल होगा, ये सब चीज़ें हो सकती है। और फैट और ऑयल कैसी होती है नेचर में? दे आर नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर का मतलब है कि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, तभी तो सोप का यूज़ कर रहे हैं। अब सोप जब इसके ऊपर हमने अप्लाई किया ना डर्ट के ऊपर, तो ये जो डर्ट होगी ये किसके साथ अटैच करेगी? लाइक के साथ। लाइक मतलब जो आयनिक और नॉन आयनिक हमने पार्ट पढ़े, सोप की ऐसे बनी होती है, पूंछ लगी होती है पीछे, ये वाला पार्ट जो होता है ये आयनिक होता है, यानी कि पानी के अंदर सॉल्युबल रहेगा। और ये जो टेल वाला पार्ट रहता है, टेल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में। तो ये जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ये इस डर्ट के अराउंड आ जाएगा लाइक दिस। और दूसरा हमने बोला ना हेड वाला पार्ट, ये तो आयनिक है नेचर में, तो ये पानी की तरफ को रहेगा इस तरह से। तो जैसे आपकी मशीन घूमेगी तो ये जो डर्ट है, जो हेड वाला पार्ट है ये पानी की तरफ रहना चाहेगा, और ये जो टेल वाला पार्ट है ये डर्ट की तरफ रहना चाहेगा। तो अल्टीमेटली आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करते रहते हो, जिस वजह से ये जो आपका हेड वाला पार्ट है ये पानी की तरफ ज़्यादा आ जाता है, और ये डर्ट को फाइनली कपड़े पर से खींच लेते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे हमने देखा कि इस टी शर्ट के ऊपर ये जो डर्ट लगी थी ये भी हाइड्रोफोबिक थी। तो केमिस्ट्री में एक प्रॉपर्टी होती है लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब सेम के साथ सेम चीज़ डिसॉल्व करेगी। तो हाइड्रोफोबिक की तरफ टेल वाला पार्ट आएगा। टेल वाला पार्ट कैसा था? ये भी हाइड्रोफोबिक था। पर हेड कैसा था? ये हाइड्रोफिलिक था, पानी की तरफ रहेगा। तो पानी जैसे जैसे आप बार बार ऐड करते हो ना साफ़ करने के लिए, तो ये जो आपका फिलिक वाला पार्ट है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और फाइनली ये पूरे के पूरे कॉम्पोनेंट को ही खींच लेगा, क्योंकि सोप का तो ये पूरा पार्ट है, और हाइड्रोफोबिक वाला जो है वो डर्ट के साथ चिपक गया है जाके। तो ये क्या करेगा? पूरी की पूरी डर्ट को पीछे खींच लेगा, और वो पानी जो होता है वो गंदा सा नहीं हो जाता, मैल सी आ गई होती है उसके अंदर। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ सोप। तो इस तरह से जो है वो सफाई करता है हमारा सोप। अब अगर क्लिनजिंग एक्शन देखोगे तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि ज़्यादातर जो डर्ट होती है वो ऑयली होती है नेचर में। ऑयली है तो मतलब हाइड्रोफोबिक है, पानी के साथ ईजिली मिक्स नहीं करती, और जो आयनिक एंड होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना ये वाला, दिस वन, ये होता है मिसेल। मिसेल बोलते हैं इसको, MICEELE। इसको हम क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को, इसको हम बोलते हैं मिसेल। ठीक है, ये जो एक रेडियल स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा था, तो एक इमर्जन बन जाती है सोप मॉलिक्यूल की, और जो क्लोथ होते हैं उनको हम मैकेनिकली हाथ से रगड़ रहे हैं या मशीन के अंदर डाला हुआ है वो रिमूव हो जाती है, जो भी डर्ट लगी हुई थी उसके ऊपर। तो सोप काफ़ी इफेक्टिव होता है सॉफ्ट वाटर के साथ, जबकि हार्ड वाटर के साथ ये स्कम प्रोड्यूस कर देता है। पूरा ऐसे फोम फोम कुछ नहीं बनेगी, एक वाइट कलर की स्कम सी बनती है। तो वहाँ पे पता लग रहा है कि जो पानी है वो हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर का मतलब है उस पानी के अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उस केस में स्कम बन जाती है, और जिसकी वजह से जो क्लिनजिंग एक्शन है वो प्रॉपर तरीके से सोप नहीं कर पाता। तो ये देखो, ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम, मतलब हार्ड वाटर के अंदर ये हार्ड वाटर की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। पानी के अंदर जब कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम पड़ा होता है तभी तो पानी में क्लोरीन डाला जाता है, ताकि एक CaCl2 और मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में निकल जाए। पर अगर ये प्रेजेंट है तो ये सोप है हमारा। जैसे इसको बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट। जैसे मैंने आपको बताया भी, कार्बन मैक्सिमम 17 जाएंगे, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ सोडियम लग जाएगा, सॉल्ट बन गया यहाँ पे। कैल्शियम स्टीयरेट बन जाएगा, मैग्नीशियम स्टीयरेट बन जाएगा, और ये कंपोनेंट कैसा होता है? ये इनसॉल्युबल होता है नेचर में। इनसॉल्युबल होने की वजह से जो क्लिनजिंग एजेंट है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। तो ये वही चीज़ें हैं, दोबारा से रेड वाला पार्ट आयनिक है, और जो दूसरा दिखाया हुआ है वो हाइड्रोफोबिक है, और ये रेडियल सा जो स्ट्रक्चर बन रहा है डर्ट के अराउंड, ये बनता है आपका मिशेल। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सोप का स्ट्रक्चर, और अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।